देखिए मैथमेटिक्स में, गणित में बहुत सारे चैप्टर हैं। चाहे आप एलसीएम एचसीएफ से पढ़ें उससे भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप अनुपात समानुपात को पढ़ें उससे भी प्रश्न आते हैं, लाभ हानि से पढ़ें उससे भी प्रश्न आते हैं, प्रतिशतता से भी प्रश्न आते हैं, एक एक समीकरण से प्रश्न आते हैं, सांख्यिकी से प्रश्न आते हैं, है ना, और ज्यामिति से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो हम कई अलग अलग एक्सरसाइज हैं, संख्या पद्धति है उससे भी बहुत अधिक अलग प्रश्न आते हैं। तो कई सारी मैथमेटिक्स में एक्सरसाइजेज हैं जिनको हम धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। आज हमारा जो पहला चैप्टर होगा उसमें क्या होगा, लासा व मासा। लासा व मासा। आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक होगा मैथमेटिक्स में, बिल्कुल बेसिक बातों को हम लोग समझेंगे। और जब बेसिक बातें आपको गणित में समझ में आ जाएंगी तो इससे संबंधित प्रश्न भी बहुत आराम से क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले लासा का मतलब समझते हैं। लासा और मासा क्या होता है? दरअसल लासा का जो फुल फॉर्म है लघुत्तम समापवर्त्य होता है। यही तो गलतियां हैं, लघुत्तम समापवर्त्य होता है, वर्तक नहीं होता है ना। क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त्य। अंग्रेजी में इसको एलसीएम कहते हैं, एलसीएम। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। इसी तरह मासा को महत्तम समापवर्त्य नहीं, वर्तक कहा जाता है। इसमें महत्तम समापवर्तक, इसको हम लोग कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहा जाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके बेसिक को हम लोग समझेंगे, क्या है लासा और क्या है मासा, इसके अनुप्रयोग क्या है गणित में, इन सारी चीज़ों को, और किस तरह के क्वेश्चन इस पर, कौन सी प्रिंसिपल्स को लेकर के उठा करके प्रश्न बनते हैं। जब तक हम इसका लासा मासा का बेसिक नहीं जानेंगे, बिल्कुल मूल नहीं जानेंगे, तब तक हमारे इसके पढ़ने का व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग है ये नहीं समझेंगे, तब तक कोई महत्व नहीं है। और बहुत ज़बरदस्त प्रयोग है इसका, चाहे एक एक नियम में देखें, चाहे आप गणित में हर जगह देखते होंगे लासा मासा का प्रयोग होता रहता है। किस लिए होता है? इन चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे करके एक एक बात को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमको दो वर्ड को समझना पड़ेगा। एक पहला वर्ड है हमारा अपवर्त्य। क्या है? अपवर्त्य। इसको गुणज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुणज। अंग्रेजी में इसको कहते हैं मल्टीपल। क्या कहते हैं? मल्टीपल। क्या कहते हैं? मल्टीपल। तो अपवर्त, जैसे मान लो दो के अपवर्त लाने हैं तो दो का पहाड़ा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 तियां 6, 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10, 2 छंगे 12, 2 सत्ते 14, डैश 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 डैश, कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ठीक है, पता नहीं लास्ट में कहाँ तक होगा। तो इसी तरह अगर मैं 5 का पूछूँ आपसे, क्या होगा? अपवर्त क्या होंगे? 5 का पहाड़ा शुरू कर दो। 5 1 कम 5, 5 दूना 10, 5 तियां 15, 5 चक्कू 20, 5 पंजे 25, इस तरह से डैश डैश डैश। ऐसा ना समझ लेना 5 का पहाड़ा 5 दामन 50, खत्म है। 11 पचे 55 नहीं होता क्या? 12 पंजे 60 नहीं होता क्या? 13 पचे 65 नहीं होता क्या? 14 पचे 70 नहीं होता क्या? इस तरह से लगातार बढ़ता ही जाएगा, अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। अपवर्त क्या होता है? अपवर्त को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मल्टीपल। क्या कहा जाता है? मल्टीपल कहा जाता है। इसको हम लोग गुणज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणज, है ना। क्या कहते हैं? गुणज। तो ये बात अपवर्त समझ में आ गया क्या होता है? किसी भी संख्या का अपवर्त आपको निकालना हो, उसके क्या कर देंगे? पहाड़ा शुरू कर देंगे, उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देंगे। अब मैं अपवर्त को पढ़ा रहा हूं तो कुछ बेसिक बातें मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। उन बेसिक बातों को आप अच्छे से समझेंगे, तभी आपको लासा और मासा का असली मतलब समझ में आएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो मैं बात समझाने चाह रहा हूँ आपको, उसको बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। अपवर्त हमने जान लिया है ना, क्या जान लिया? अपवर्त जान लिया। अगर मैं अपवर्तक आपको समझाना चाहूं, अपवर्त और अपवर्तक में अंतर है, और उधर मैं अपवर्त लिखे दे रहा हूं। जैसे मैंने 2 का अपवर्त निकालना था तो 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 डैश। 5 का अगर निकालना चाहे तो 5, 10, 15 डैश 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 डैश। अब इधर मैं अगर 2 के अपवर्तक निकालना चाहूं तो अपवर्तक, इसका मतलब इसका अंतिम छोर निश्चित है, तक, 5 तक, 2 तक, 2 किन किन संख्याओं से कटेगी वही उसका अपवर्तक होगा। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है, जैसे उसको हम लोग क्या कह रहे थे, मल्टीपल कह रहे थे, इसको कहा जाता है फैक्टर, गुणनखंड। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है? और वो क्या होता है? गुणज। क्या होता है? गुणज। समझ में आई बात? हाँ। तो अब हम जैसे 2 के कहें, 2 किन किन संख्याओं से कटता है? एक, कोई भी संख्या 1 से कटती है और स्वयं से जरूर कटती है। कोई भी संख्या हो 1 से जरूर कटेगी और स्वयं से जरूर कटेगी। तो 2 किससे किससे कटेगा? 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। इसी तरह मैं 5 को कहूं तो 5 किससे किससे कटेगा? 1 से और 5 से। अगर मैं आपसे कहूं 8 के लिए अपवर्तक क्या क्या आएंगे बोलिए? 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। यही तो आएंगे ना, बोलिए, यही आएंगे। तो इसका मतलब अपवर्तक और अपवर्त में अंतर समझ गए हो? और यहां अगर मैं 8 के अपवर्त पूछूं तो क्या होगा बोलिए? 8, 8 दूना 16, 8 तियां 24, 8 चक्कू 32 डैश डैश डैश। इस तरह से आना शुरू हो जाएगा। तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? बोलिए, नहीं है ना? अब आप समझने का प्रयास करना, यहीं से कॉन्सेप्ट आएगा किसका? लासापा और मासाओ का, दोनों का यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। समझिएगा कैसे। अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे तक बढ़ाने का प्रयास करूं, 5 तिया 15, 5 चौको क्या होगा? 20, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30। इसको और आगे बढ़ाया जाएगा तो क्या आएगा बोलिए? 10 के बाद क्या आएगा? 12, फिर 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 30, है ना? ये तो आएगा ना। अब देखो 30 के बाद क्या आएगा? 32। इस तरह से आना शुरू हो जाएंगे, आते रहेंगे लगातार, आते रहेंगे, नहीं आते रहेंगे? बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें आपको समझने में हो रही? अब आप सोचने का प्रयास करना, जो कॉन्सेप्ट मैं निकालना चाह रहा हूं उस कॉन्सेप्ट की ओर दिमाग लगाना, तभी आपको बात समझ में आएगी। अपवर्तक, अपवर्तक। तो हम अगर कहें इन सब में ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन है? इन सब में सबसे छोटा कॉमन नंबर कौन है? और कोई कॉमन है इसमें? बोलिए, 1 के अलावा और कोई नहीं है ना। 1 क्या है? इन सब में कॉमन है। इसमें अगर देखें तो कोई तीनों में जो कॉमन आ रहा, अभी दिख रहा कोई? जो तीनों में आ रहा हो कॉमन, इसमें अभी कुछ दिख रहा है? अभी शायद नहीं दिख रहा है। 32 के बाद मैं 34, 36, 38 फिर 40 लिखूंगा। लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? तो यहां पर एक बार 40 आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए, इसके पहाड़े में 40 आएगा। इसमें भी क्या होगा? 35 के बाद क्या आएगा? 40 आएगा। इसमें भी क्या होगा? 8 चक्कू 32, 8 5 40, 40 हो जाएगा। नहीं होगा? अब बताओ, कॉमन मिल रहा है कोई? तीनों में कोई कॉमन है? क्या है? यहां पर तीनों में क्या है कॉमन? 40 है। यहां तीनों में कॉमन क्या है? 40 है। ध्यान देना जो मैं बात कहना चाह रहा हूं। तो 40 इन सब में कॉमन है और इन सब में कॉमन क्या है? 1 है। कॉमन का मतलब समान रूप से इन
संख्याओं को इन संख्याओं में आ रहा है। तो अगर हम देखें इसमें सबसे छोटा नंबर जो सभी में कॉमन आ रहा है वो कौन सा है? 1। तो ये सबसे छोटा मतलब लघुत्तम, छोटे से छोटा, सबसे छोटा लघुत्तम, सॉरी छोटा नहीं, सबसे बड़ा मैं कहूं, सबसे बड़ा। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा जो तीनों में कॉमन हो, 1। सबसे बड़ा नंबर जो तीनों में कॉमन हो क्या है? 1। सबसे बड़ा नंबर जो तीनों में कॉमन हो वो 1 है। तो इसीलिए कहा जाता है महत्तम। महत्तम मतलब बड़े से बड़ा। महत्तम समाप वर्तक की वर्तक। महत्तम महान, सबसे बड़ा, समान रूप से आने वाला अपवर्तक। इसमें सबसे बड़ा समान रूप से आने वाला अपवर्तक क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। अब इसमें देखिए सबसे छोटा जो तीनों में समान रूप से आया हो नंबर, सबसे छोटा वो नंबर कौन सा है? क्या है? 40। क्या है? 40। तो इसका मतलब हम लिखेंगे लघुत्तम यानी सबसे छोटा, लघुत्तम समाप वर्त कितना है? 40। अब इन बातों का मतलब समझना अच्छे से। अगर इन बातों का मतलब समझ गए तो आप लासा मासा को समझ जाएंगे। लासा मासा को क्या कर जाएंगे? समझ जाएंगे। दरअसल 40 वो नंबर है जो इसमें भी आएगा, इसके 2 के अपवर्त में भी आएगा, 5 के अपवर्त में भी आएगा, 8 के अपवर्त में भी आएगा। और ये सबसे छोटा नंबर है। सबसे देखिए इससे पहले तो 40 से पहले जो तीनों में ऐसा कोई नहीं जो कॉमन आया हो। आगे तो हो सकता है, आगे तो आना बंद थोड़ी ना, पढ़ना बंद थोड़ी ना तीनों में। आगे हो सकता है आगे और नंबर आए। 40 के बाद 80 आएगा अगला नंबर जो तीनों में होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। 80 के बाद फिर 120 आएगा अगला नंबर, मतलब इसके गुणा 40 के बाद अगला 80, 2 से गुणा कर दो, उसके बाद 3 से गुणा करो 40 को, क्या हो जाएगा? 120। 40, 80, 120 इस तरह से आते जाएंगे जो तीनों में आएंगे। तो लेकिन सबसे, अगर मैं कहूं सबसे छोटा नंबर जो तीनों में कॉमन है वो क्या है? 40। तो ये क्या कहा जाएगा? लघुत्तम, यानी सबसे छोटे से छोटा नंबर जो समाप यानी समान रूप से तीनों में आने वाला जो अपवर्त होगा वो कौन सा है? 40। इसी को हम लोग कहते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन, एम मतलब मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा? 40। इसका एलसीएम क्या आएगा? 40 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं थोड़ा सा इस चीज़ को यहाँ पर दोबारा मैं व्याख्या करूँगा अपवर्त की और अपवर्तक की, ताकि आप बात समझ जाएं। देखिए अब इसका मतलब समझिए, एलसीएम 2, 5, 8 का एलसीएम 40 आया। एलसीएम क्या आया? 40 आया। 2 का, 5 का और 8 का एलसीएम क्या आया है? 40 आया। इस बात का मतलब समझना क्या है? इस बात का मतलब बेटा ये है कि 40 इसके पहाड़े में भी है, इसके पहाड़े में भी है और इसके पहाड़े में भी है। तीनों के मल्टीपल हैं, तीनों के पहाड़े में 40 आएगा। इसका मतलब अगर हम देखें तो ये इससे कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। इन तीनों संख्याओं से 40 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इन तीनों संख्याओं से 40 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कैसे कट जाएगा? 2 बिसाइयम 40 है ना, 5 8 40, 8 पंजे 40। कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो ये वो नंबर है, ये सबसे बड़ा वो नंबर है, बड़े से बड़ा, सॉरी बड़ा कह रहा हूं, ये सबसे छोटा नंबर है जो इससे 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 तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। यही सबसे बड़ा नंबर है। सॉरी मैं बड़ा बोल रहा हूं बार बार, सबसे छोटा नंबर है। यही सबसे छोटा, ये जो संख्या आई है यही सबसे छोटी संख्या है जो इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी। और इससे छोटी संख्या और कोई थी जो तीनों से कट रही हो? बताओ, आई थी कहीं? इससे छोटी संख्या और कोई नहीं आई थी ना। यही सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। तो तीनों संख्याओं से विभाजित होने वाला
क्या है, नंबर क्या है 40। 40 क्या है एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, वह संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभक्त हो जाए। वह संख्या जो दी गई संख्याओं 2, 5, 8 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। ये वो नंबर है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से समान रूप से क्या हो जाएगी, पूर्णतया क्या हो जाएगी, कट जाएगी। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से, दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभक्त हो जाए, वो क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है, अर्थात लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसका मतलब किसी भी संख्या का लघुत्तम समापवर्त जब हम निकालेंगे तो वो दी गई सारी संख्याओं से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दी गई सारी संख्याओं से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपने देखा तो 2 20 बार में कटता है, फिर उसके बाद 8 बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? बोले कटेगा कि नहीं कटेगा? अब महत्तम समापवर्तक देखिए क्या होता है। महत्तम समापवर्त, वर्तक, महत्तम समापवर्तक। आइए समझते हैं एक उदाहरण द्वारा। जैसे हमारे पास संख्याएं 4, 8 और 12। 4, 8 और 12। तो 4 के पहले हम क्या निकालेंगे, अपवर्तक निकालेंगे। 4 किससे किससे कटेगा, 1, 2, 4, इससे तो कटेगा। 8 किससे किससे कटेगा, 1, 2, 4, 8। 12 किससे किससे कटेगा, 1, 2, 3, 4, 6, 12। अब ये बताइए कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है जो तीनों में कॉमन हो? सबसे बड़ी, हाँ, 4। बोलिए 4 है ना, बोलो। हाँ। तो इसका मतलब मासा इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या कर देगी, विभक्त कर देगी। जो दी गई संख्याओं को, अब इस बार उल्टा, इसको देखिए, 4 को एक बार में ये काट देगा, 4 दूना 8 2 बार में काटेगा, 4 तियां 12 3 बार में काटेगा। और यहां देखिए उल्टा हो रहा था, ये 40 से ये वाली कट रही थी, इस बार ये इनको काटेंगी, ये वाली संख्या जो निकल के आएगी इनको काटेगी। बस यही दोनों में क्या है, बेसिक अंतर है। ये वाला जो निकल रहा था इससे ये वाली कट रही थी, इससे कट रही थी, और ये इस वाले में क्या है, इनको ये वाली काटेंगी, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं वह महत्तम समापवर्तम, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से क्या करती है, विभक्त कर देती है। पूरी तरह से क्या करती है, विभक्त कर देती है। अब आ गई बात समझ में, नहीं आ गई? यानी 4 वो बड़ी से बड़ी संख्या है, इससे बड़ी और कोई संख्या नहीं हो सकती। आप यही सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को, 4 को, 8 को और 12 को क्या कर देगी, 4 को एक बार में, 8 को 2 बार में और 12 को 3 बार में क्या कर देगी, विभक्त कर देगी, यानी काट देगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अब तो बात समझ में आ गई होगी ना। हाँ, अब बात आ रही है कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पर है, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पर है। मैं सामने से दिखाने का प्रयास करूंगा आपको और आपको बात समझ में आ जाएगी इनका प्रयोग कहाँ कहाँ है। पहले मैं इसके चलो प्रयोग की बात कर ले रहा हूं, इसके प्रयोग की बात कर रहा हूं। व्यवहारिक जीवन में इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं आप। जैसे मान लिया आप किसी दुकान पर गए, आप कहाँ गए हैं, किसी दुकान पर गए हैं। हिमांशु गए, इन्होंने कहा मुझे 4 मीटर कपड़ा चाहिए। हिमांशु को 4 मीटर कपड़ा चाहिए, ये किसी दुकान पर गए। उसी समय में और कौन, तरन्नुम गई है। तरन्नुम कह रही है मुझे 8 मीटर कपड़ा चाहिए। और उसी समय में प्रभात भी गए हैं, ये कह रहे हैं मैं 12 मीटर कपड़ा चाहिए दुकानदार से। अब दुकानदार किस पैमाने का प्रयोग करे, स्केल पैमाने का प्रयोग करे कि तीनों को बड़े आसानी से माप ले। दुकानदार किस बड़े से बड़े महत्तम समापवर्त यानी किस बड़े से बड़े पैमाने का प्रयोग करे कि तीनों को बड़े आराम से नाप ले।
इसके पास 4 मीटर का, अगर कोई मान लीजिए इनको 8 मीटर 4 मीटर कपड़ा चाहिए, इनको 8 मीटर चाहिए, इनको 12 मीटर चाहिए, 4 मीटर का अगर इनके पास कोई पैमाना है, 4 मीटर वाला है, तो 4 मीटर वाला तुरंत उठाएंगे, इसको एक बार में पूरा 4 मीटर वाला ऐसे उठा करके कपड़ा काट देंगे, इसको वही 4 मीटर वाला 2 बार घुमा देंगे, है ना, इसको बड़ा आराम से काट के दे देंगे, और इसको कितनी बार घुमा देंगे, 3 बार घुमा देंगे, तीनों को आराम से कपड़ा मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? प्रयोग समझ में आया? दिख रहा है ना सामने से? चीजें दिमाग में आनी चाहिए, बस चीजें क्या होनी चाहिए, दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। और जब दिमाग में सेट हो जाएगा, लासा मासा निकालना तो बहुत आसान है, आपने कई बार निकाला है, भाग वृत्त से निकालते हो, गुणनखंड वृत्त से निकालते हो, लेकिन क्या है व्यवहारिक जीवन में प्रयोग, कहां इसका प्रयोग होता है, ये चीज समझ पाना, तभी आप प्रश्न को लगा पाएंगे। जब ये समझ पाएंगे आप, और ये तब समझ पाएंगे जब अनुभव आपके साथ साझा किए जाएंगे, है ना। अभी तो बेसिक की बात कर रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, लासा मासा के। इसके बाद जब प्रैक्टिस शीट सॉल्व कराऊंगा तो और भी अनुभव आपके साथ जुड़ेंगे, है ना। तो सामने से ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नहीं, अब तो आ गई होगी ना। और मान लो एक और उदाहरण लेते हैं। मान लिया किसी आप दूधिये वाले के पास गए, 3 लोग खड़े हुए हैं, एक व्यक्ति कह रहा है कि मुझे जो है 4 लीटर दूध चाहिए, दूसरे वाले को 8 लीटर चाहिए, तीसरे वाले को 12 लीटर दूध चाहिए। अब उसके पास बड़े से बड़ा पैमाना ऐसा कौन सा है जिससे वो तीनों लोगों को बड़े आसानी से दे देगा? बड़े से बड़ा पैमाना कौन सा है? 4 लीटर का अगर उसके पास होगा तो तीनों लोगों को सबसे आसानी से वो तभी दे पाएगा। अगर 1 लीटर का है तो दे तो तब भी देगा, इसको 4 बार में, इसको 8 बार में तोलेगा, इसको 12 बार में तोलेगा। अगर उसके पास अगर 4 लीटर का एक अकेला हो तो बहुत सबसे कम मेहनत उसे करनी पड़ेगी। इसको एक बार पूरा 4 लीटर दे देगा, इसको 2 बार में 4 लीटर घुमा देगा, 8 हो जाएगा, इसको 3 बार में 4 घुमा देगा, इसके पास कितना हो जाएगा? 12 लीटर हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई? अब तो बात क्लियर होगी कॉन्सेप्ट। इसको मैं सामने से दिखाऊं आपको, इसको भी मैं चाह रहा हूं आपको सामने से दिख जाए। देखो भाई, हम देख रहे थे 2 के मल्टीपल हैं, 2 का भाग चल रहा है लगातार, सॉरी 2 का क्या चल रहा है, पहाड़ा चल रहा है ना। इसके पहाड़े में हम देख रहे थे 40 भी आया है लास्ट तक, 40 के बाद और भी आएगा, आगे आएगा कि नहीं आएगा? 40 42 आएगा, 42 बाद 44 आएगा, आना बंद थोड़ी ना होगा। इसी तरह हम देख रहे हैं इसके भी पहाड़ा लगातार चलता जा रहा है। इसके पहाड़े में देख रहे हैं एक बार 40 आया है, इसके भी पहाड़े में हम देख रहे हैं एक बार क्या आया है, 40 आया है। तो देख रहे हैं क्या इसके बाद अगला कोई नंबर तीनों में आएगा जो कॉमन होगा? कौन सा होगा? क्या होगा? 80। फिर अगला कौन सा आएगा? 120। आप इसके पहाड़े में भी 80 निकलेगा, इसके पहाड़े में भी 80 निकलेगा, है ना। 16 25 80। अब इसके पहाड़े में 8 धामन 80, सबके पहाड़े में आ रहा है। अब इसके पहाड़े में कितनी बार? 40 दूना 80, तीनों में 80 80 आएगा कि नहीं आएगा? पहला तो 40 आया, ये सबसे बड़ा नंबर है जो तीनों में कॉमन है। सॉरी, मैं बड़ा ही बार बार बोलता हूं, सबसे लीस्ट, सबसे छोटा नंबर है जो तीनों में कॉमन है कि नहीं है? अब समझो आप बात को, आप किसी मंदिर में गए हैं, मंदिर में 3 पुजारी हैं, एक पुजारी हर 2 मिनट बाद घंटी बजाता है, दूसरा वाला पुजारी 5-5 मिनट बाद घंटी बजाता है, और तीसरा पुजारी 8 मिनट बाद घंटी बजाता है। मान लिया पहली बार तीनों ने एक साथ घंटी बजा दी, ठीक। फिर अगला वाला फिर 2 मिनट बाद बजाएगा ये वाला पुजारी, फिर दूसरा वाला पुजारी 5 मिनट बाद बजाएगा, तीसरा वाला पुजारी 8 मिनट बाद बजाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब तीनों पुजारियों की घंटी एक साथ बजेगी, और वो समय कौन सा होगा? 40 वाला होगा कि नहीं होगा? आएगा कि नहीं आएगा? सवाल आते हैं इस पर कि किसी मंदिर में 3 पुजारी खड़े हैं, एक जो है घंटा 5 मिनट बाद बजाता है, एक 10 मिनट बाद बजाता है, एक 15 मिनट बाद बजाता है। ज्ञात कीजिए कि तीनों घंटियां एक साथ कब बजेंगी। इस तरह के प्रश्न बनेंगे। इस तरह के प्रश्न क्या होंगे? बनेंगे। या ऐसा प्रश्न आ जाएगा कि वह संख्या ज्ञात करिए जिससे संख्या 2 5 8 पूरी क्या हो जाए। वह कैसी संख्या ज्ञात करिए? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिससे 2 से भी विभाज्य हो जाए, 5 से भी विभक्त हो जाए, 8 से विभक्त हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो संख्या 2 5 और 8 को पूर्णतः विभक्त कर दे। तो उस समय उसका क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा।
तो अब बात समझ में आ गई है। आगे मैं इसकी एप्लीकेशंस को लेकर के कैसे मासा, लासा, भाग विधि और गुणनखंड से निकाले जाते हैं, है ना, भिन्नों का लासा मासा, दशमलव अंकों का, संख्याओं का लासा मासा कैसे ज्ञात किया जाता है और इनके अनुप्रयोग क्या क्या हैं, आगे के लेक्चर्स में हम इसको बातचीत आपके बीच में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।